हेलो स्टूडेंट। आज हमारी लिमिटेशन की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने लिमिटेशन के कुछ बैकग्राउंड्स, उसके इनैक्टमेंट डेट्स एंड एक्सटेंट्स पढ़े थे हमने। आज हम उसी को पार्ट 1 को हम लोग कंटिन्यू करते हुए डेफिनेशन पोर्शंस को देखेंगे। सो फर्स्ट डे की क्लास में हमने शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमिटमेंट को हमने कवर कर लिया था। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में हम डेफिनेशन को करने वाले हैं और फर्स्ट पार्ट के डेफिनेशन को हम टोटल सेक्शन 2 कि ए से एन तक के पूरे डेफिनेशन को कवर करने वाले हैं, जहां हमारी कंटिन्यूटी होगी एल से। लिमिटेशन में टोटल पार्ट्स हमारे 5 पार्ट्स मिलते हैं। अब इन 5 पार्ट्स में से आज हमारा मेन टारगेट होगा पार्ट 1 कवर करना एंड पार्ट 2, जो पार्ट 1 के कवर करने के बाद हम पार्ट 2 में जाएंगे। पार्ट 2 लिमिटेशन ऑफ अ सूट, अपील एंड एप्लीकेशन की बात करता है। ये जो पार्ट 2 3 to 11 तक को कवर करता है सेक्शन को। तो हम लोग पहले डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हैं, फिर हम लोग अपने पार्ट 2 की ओर देखते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट था एल, जो सूट के बारे में बताता है। एल, सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील एंड एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि सूट कभी भी अपील एंड एप्लीकेशन को इंक्लूड नहीं करता है। सूट इज ऑल्सो सेपरेट थिंग। एम बात करता है टॉर्ट का, जो कि सिविल रॉन्ग है। ये टॉर्ट की डेफिनेशन के ऊपर बेस करता है। Tort means a civil wrong which is not exclusively breach of contract and breach of trust. Which is not exclusively breach of contract and breach of trust. Mainly हमारे मेन प्री में यही क्वेश्चन आते हैं कि इट इज एक्सक्लूसिवली और नॉट एक्सक्लूसिवली, तो हमें ये टिक आउट करना होता है। एंड ट्रस्टी does not include the बेनामीदार mortgage remaining the possession after the mortgage as satisfy the person in wrongful possession without the title. ट्रस्टी कहने का मतलब ये बेनामीदार नहीं आता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि मैम बेनामीदार क्या होता है। बेनामीदार हम लोगों ने टीपीए में पढ़ा होगा। बेनामीदार इज अ पर्सन जो लुकिंग लाइक अ ओनर, एक ओनर होता है जिसने प्रॉपर्टी तो परचेस की है, बट ये जो प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है वो बी के नाम से परचेस कर रहा है। तो ये जो बी के नाम से परचेस कर रहा है ना, ये होता है बेनामीदार, अनस्टेबल ओनर जिसे कहते हैं। तो ये होता है बेनामीदार और ये होता है रियल ओनर। ये ओनर नहीं है बट लुकिंग लाइक अ ओनर। तो ये वाली जो पार्टिकुलर मैटर है ना बेनामीदार, तो यहाँ पे जो ट्रस्टी होता है, ट्रस्टी बेनामीदार नहीं होता है। ट्रस्टी होता है कि मान लो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ये एक्स प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी हुई है, इसको आपने कोई चैरिटेबल या पब्लिक पर्पस के लिए इसको चैरिटीज में दान दे दिया। अब इसकी देख रेख करने के लिए एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसे हम ट्रस्टी कहते हैं, इसीलिए ये बेनामीदार तो नहीं होता है। Mortgage remaining the possession after the mortgage has been satisfied a person in a wrongful possession without title. और ऐसा भी नहीं होता, बिना ट्रस्टी का मतलब ये भी नहीं है कि कोई पर्सन बिना टाइटल के wrongful possession लिए बैठा हुआ है। जैसे मान लो ये आपका घर है, ये आपका घर है, आप यहाँ पे रहते नहीं हो, आप आउट ऑफ स्टेट रह रहे हो, तो कुछ लोग ये इस घर में रहना स्टार्ट कर दिया, उनके पास पोजीशन तो रॉन्ग है, उनके पास टाइटल भी नहीं है, तो क्या इन पर्सन को हम ट्रस्टी बोलेंगे क्योंकि इस घर में रह रहे तो देख रेख भी तो कर ही रहा है घर का? नहीं, ट्रस्टी में ये लोग भी रॉन्ग पोजीशन वाले भी इंक्लूड नहीं होते हैं, या माइंड रखना। अच्छा, यहाँ पे ट्रस्टी में इंक्लूड द गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। ट्रस्टी में ना एक और चीज हम इंक्लूड कर सकते हैं। ट्रस्ट क्या एक्सक्लूडेड है ये तो हम यहाँ पे हमने एक्ट में देख लिया, बट इंक्लूडेड क्या है यहाँ पे, अगर आप अपने बैरक में मेंशन कर सकते हो तो मेंशन करके साइड में आप लिख लो।
include guardian appointed by court. ट्रस्टी में ये लोग इंक्लूड होते हैं। ओके ना, हमने अभी जो भी पढ़ा वो पहले एक बार जस्ट 2 मिनट के लिए हमें रिवाइज करनी है। ओके रिवाइज कैसे करनी है, पहले हमें सेक्शंस देखने हैं। हमने क्या पढ़ा? पार्ट 1 जो प्रिलिमिनरी सेक्शन पार्ट था, किसी भी एक्ट का प्रिलिमिनरी पार्ट होता है, क्योंकि पहले अगर हम जस्ट जानते हैं तो फिर हमें प्रोविजन को समझने में आसानी होती है। इसीलिए हर सेक्शन में, हर एक लॉ में प्रिलिमिनरी पार्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। सेक्शन 1 में हमने पढ़ा टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट। सेक्शन 2 इज बेस्ड ऑन द डेफिनेशन सेक्शन। अब ये डेफिनेशन को हमें याद कैसे करना है, ये देखो। पहले हमें ये करना है A B C D E F G H I J K L M N। ओके अब यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम जस्ट थ्रू आउट रिवाइज करने वाले हैं। A फॉर एप्लीकेंट, B फॉर एप्लीकेशन, C बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करता है जिसमें हुंडी वगैरह इंक्लूडेड थी। देन D बॉन्ड, जो मैंने बेल बॉन्ड के बारे में बताया था। E फॉर ईजमेंट, सॉरी E फॉर डिफेंडेंट। Then F for easement, यहाँ पे सेक्शन 4 ईजमेंट एक्ट अप्लाई नहीं होता है अगर हम ये अप्लाई कर रहे हैं तो। जी फॉर फॉरेन, इसके साथ एक सेक्शंस मैंने बताए थे 13 एंड 14 CPC को हम लोग इंक्लूड करते हैं। H गुड फेथ, I plaintiff, J period of limitation and period of prescribed। पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो लिमिटेशन में आर्टिकल्स वगैरह में दिए गए उसे पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहते हैं। और पीरियड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो कि लिमिटेशंस में पीरियड कंप्यूटिंग बताया गया, कितने से कितने दिन तक हम गिनेंगे, कब से स्टार्ट करेंगे और कब तक खत्म करेंगे। ये जो बीच का जो पीरियड हम लोग काउंट कर रहे हैं वो पीरियड ऑफ प्रिस्क्राइब कहते हैं, जो प्रिस्क्राइब किए हुए हैं हमारे लिमिटेशन एक्ट्स में। के प्रॉमिसरी नोट, एल सूट, सूट में आपको एक्सक्लूड क्या क्या किया गया है, अपील एंड एप्लीकेशन को एक्सक्लूड कर दिया गया क्योंकि सूट में इसको इंक्लूड नहीं मानते हैं। एम टॉट, इट्स अ सिविल रॉन्ग, नॉट एक्सक्लूसिवली कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट को काउंट नहीं करता है। एंड ट्रस्टी, ट्रस्टी में क्या एक्सक्लूडेड है, बेनामीदार एंड रॉन्गफुल पोजीशन। और इंक्लूडेड यहाँ पे क्या करते हैं, गार्जियन को इंक्लूड करते हैं। ओके नाउ और नेक्स्ट पॉइंट पार्ट 2। पार्ट 2 में हम सेक्शन 3 to 11 को पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के पहले इसके पीछे को कुछ पॉइंटर्स जो हमें जानने होंगे। लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील एंड एप्लीकेशन। पार्ट 2 में बताता है कि सूट का जो लिमिटेशन है
या अपील का लिमिटेशन या एप्लीकेशन का लिमिटेशन कब तक होगा, हम किसकी लिमिटेशन कब तक और कैसे देखेंगे, या किसी में अगर हमें एक्स्ट्रा टाइम देनी है तो कैसे एक्स्ट्रा टाइम देखेंगे, या किसी को सफिशिएंट कॉस्ट में उसको छूट देनी है तो अपील को छूट दे रहे या एप्लीकेशन को छूट दे रहे, सूट कब से कब तक हुआ है ये देखेंगे। 3 में हम देखेंगे बार्स ऑफ लिमिटेशन, कि लिमिटेशन कब से बार मानी जाएगी, कब से हम मानेंगे ये बार्स, ये सारी चीजें हम 3 में देखेंगे। हम पहले सेक्शन 3 में जाने के पहले एक कुछ पॉइंटर्स है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। पहली बात, जो सेक्शन 3 है हमारा, यहाँ पे बार्स ऑफ लिमिटेशन के बारे में कहा गया है कि आपका सूट अगर टाइम पीरियड के बाद आप किस सूट फाइल करते हो तो वो लिमिटेशन पीरियड बार हो जाता है, मतलब आपका सूट नहीं लिया जाएगा, कोर्ट नहीं लेगा। अब यहाँ पे ये मुझे जानना है कि जो सूट आप फाइल कर रहे हो, ये ए पार्टी है, ये प्लेंटिव ये सूट फाइल कर रहा है बी के अगेंस्ट में, तो ये अगर सूट फाइल कर रहा है और बी का एडवोकेट जो है उसे अगर मान लो उसने ये प्ली रेज ही नहीं किया कि आप लिमिटेशन पीरियड के बाद कर रहे हो, आप लेट हो, तो क्या कोर्ट ये चीजें खुद से ले सकता है अगर इसके एडवोकेट ने रेज नहीं किया तो? यस, कोर्ट ले सकता है, क्योंकि ये जो सेक्शन 3 है यहाँ पे कोर्ट के पास सुओ मोटो पावर होती है। कोर्ट हैव अ सुओ मोटो पावर। अगर कोई भी कोर्ट में, इन सपोज आप कभी कोर्ट में जज बनते हो और आप कोई भी पार्टी आता है और टाइम पीरियड के बाद आता है कोर्ट में केस लेके, और आपको पता है कि वो टाइम पीरियड के बाद आया है क्योंकि केस में जो फैक्ट्स वगैरह और कब से कब तक हुआ चीजें वो देखने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चलता है कि सामने वाली जो पार्टी है वो बाहर है लिमिटेशन से, तो ये क्वेश्चन आप खुद से रेज कर सकते हो अगर कोई डिफेंस या कोई क्वेश्चन ये एज रेज नहीं कर रहा है तो। बट एक क्वेश्चन और दिमाग में आना चाहिए आपको कि मान लो मैम जज भी तो इंसान है, अगर उससे गलती हो गई तो वो अगर ये चीज फाइंड आउट नहीं कर पाया है कि दो में से कोई एक पार्टी बाहर है लिमिटेशन के, तो क्या करेंगे? उसके लिए भी एक केस आया था, इत्यायरा मिथाई वर्सेस वर्के वर्के, ये एयर 1964 और सुप्रीम कोर्ट का केस है। सो लैंडमार्क जजमेंट्स में काउंट होता है, एंड एग्जैक्टली द सेम कनेक्शन वाज मेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। इट इज अ सिंपली केस वेयर द कोर्ट फेल्स टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। फेल्स टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी का मतलब जो सुओ मोटो पावर दी गई है ना कोर्ट को कि आप खुद से ले सकते हो, अगर मान लो ये चीज करने में कोर्ट फेल हो गया, इट मेक एन इरोरियर ऑफ लॉ, इरोड्स ऑफ लॉ, लॉ का इरोड तो होगा ही, भाई आपने एक चीज गलत ले ली है, ट्रायल चला दिया जबकि वो बाहर था। द इरोर कैन करेक्ट द मैनर लेट डाउन इन अ सीपीसी, लेकिन ये जो इरोर है ना उसको करेक्ट हम कर सकते हैं, कैसे? जो मैनर, ये जो इरोर है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, सीपीसी में इसके कुछ प्रोविजंस है। If the aggrieved party does not take the appropriate step to have correct the error, लेकिन अगर कोई पार्टी है उसने appropriate step नहीं लिया इसको करेक्ट करने के लिए, कि ठीक है अगर जजमेंट आ गई, मान लो ए ने कोई सूट फाइल किया था, जज ने भी नहीं ध्यान दिया कि ये बार ऑफ लिमिटेशन था, ट्रायल चला, ट्रायल चलने के बाद ये बी के अगेंस्ट में सूट था और डिक्री आ गई, ठीक है, मान लो डिक्री आ गई। अब जब डिक्री आ गई और यहाँ पे इसके मान लो अगेंस्ट में आई और इसने कोई भी प्ली नहीं लिया कि सर आपने तो जो ट्रायल चलाया था और जो डिक्री दी है वो तो बार ऑफ लिमिटेशन था, कुछ नहीं किया इसने, इसको ठीक नहीं करवा, अब ये सोच रहा है कि मैं ठीक क्यों करवाने जाऊं मैनर्स को, मैं पूरा डिक्री को ही ना वॉइड डिक्लेयर करवा दूं या डिग्री को नलिटी डिक्लेयर करवा दूं, तो ये चीज वो नहीं कर सकता, ये डिग्री को चैलेंज नहीं कर सकता एज अ वॉइड। द इरोरियस डिग्री विल होल्ड अ गुड एंड विल नॉट टू बी ओपन चैलेंज टू द बेसिस ऑफ बीइंग नलिटी, नलिटी के लिए चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, इसके पास ऑप्शन है, जैसे गलती हुई है ठीक है, आप सीपीसी में कुछ प्रोविजंस है उसके थ्रू आप इस डिग्री को ठीक करवा लो,
अब जो प्रोसीडिंग्स आपकी हुई है वो ठीक है, लेकिन डिक्री को वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट कोई भी डिक्री दे रहा है ना तो उसकी रेपुटेशन, उसकी डिग्निटी की बात आ जाती है। इसीलिए आप डिक्री को जस्ट कि वो टाइम बार था, इसके लिए आप डिक्री को गलत नहीं ठहरा सकते। ये एक चीज पॉइंटर आता है। दूसरा सेक्शन 3 से रिलेटेड एक पॉइंटर और आता है, प्ली ऑफ लिमिटेशन का। प्ली ऑफ लिमिटेशन कैन बी राइज एट एनी स्टेट्स। अब मान लो ठीक है, जज भी ठहरा इंसान, अब उस टाइम उसको समझ में नहीं आया, उसने ले लिया मान लो केस, और आपके एडवोकेट ने भी केस ले लिया। अब यहाँ पे एडवोकेट को बाद में नींद खुली कि अरे ये जो केस जो था ना, ये केस तो बार ऑफ लिमिटेशन है, बार है, तो क्या वो किसी भी स्टेज पे ये जो क्वेश्चन राइज कर सकता है कि सर ये प्ली ले सकता है कि जो लिमिटेशन है ना, आप बार है, आप टाइम पीरियड के बाद आए हो, तो यस ले सकता है। द प्ली ऑफ लिमिटेशन कैन बी राइज एट एनी स्टेज। देखो यहाँ पे कह रहा है एनी स्टेज पे, किसी भी स्टेज पे वो ले सकता है, ठीक। ऑफ द केस द डिफेंडेंट कैन राइज द प्ली ऑफ लिमिटेशन। जो डिफेंडेंट है ना, वो अपना रेस कर सकता है प्ली ऑफ लिमिटेशन एट द हियरिंग ऑफ द सूट। सूट के हियरिंग के टाइम, मतलब ट्रायल चल रहे, हियरिंग चल रही है, किसी भी टाइम वो ये प्ली ले सकता है, इवन दो ही हैज नॉट प्लीडेड द लिमिटेशन इन हिज रिटन स्टेटमेंट। इसके बावजूद भी उसने रिटन स्टेटमेंट में नहीं लिया है, रिटन स्टेटमेंट उसने कोई प्ली नहीं लिया था, ट्रायल के दौरान, हियरिंग चल रही है उस दौरान वो ले सकता है। द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन वंस डिसाइडेड। अब दूसरा यहाँ पे है कि क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन अगर डिसाइड हो गया है तो अब जो बार ऑफ क्वेश्चन, जो बार वाली बात है ना कि आप टाइम पीरियड के बाद आ रहे हो, ये बार वाली जो भी बात है, द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन वंस, अब यहाँ पे तो आपने चलो किसी भी स्टेज पे आपने ले लिया, अब यहाँ पे डिसाइड तो कोर्ट को करना है कि सच में वो बार है या नहीं। अब वो मान लो डिसाइड हो गया, कैन नॉट बी रीओपन एट द लेटर स्टेज। अब फिर बाद में दूसरे, मतलब सेम केस, सेम मैटर पे, सेम प्रोसीडिंग पे अगर आप उसको रीओपन नहीं कर सकते, लेटर स्टेज पे आप उसको रीओपन नहीं कर सकते सेम प्रोसीडिंग में, नॉर कैन इट बी रिग्रेटेड इन अ सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग। सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में मतलब आज ले लिया, चलो फिर से दूसरे दिन लेंगे, अब ये डेली डेली डिसाइड करवाएंगे या कोर्ट का टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। एक बार डिसाइड हो गया बस कि हाँ, अगर कोर्ट ने कह दिया कि हाँ ए बार है, तो कोर्ट का बात खत्म। और अगर कोर्ट ने बोला कि नहीं ए बार नहीं, ये अपने करेक्ट टाइम पे आया, फिर दूसरे दिन आप आके फिर से कुछ नहीं गिनवा सकते। एक बार कोर्ट ने डिसाइड कर लिया, दैट्स इनफ। ओके ना, चलो अब हम आते हैं यहाँ पर बार ऑफ लिमिटेशन, जिसकी इतनी बड़ी हमने कहानी सुनी। अब ये सेक्शन को हमें पढ़ने की बारी आती है। बार ऑफ लिमिटेशन क्या है? बार ऑफ लिमिटेशन, पहले ये जो बार है, बार मतलब प्रोहिबिटेड, लिमिटेशन को बार करता है, आपकी सीमा को बार करता है कि आप अब नहीं आ सकते कोर्ट में केस करने। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इन अ सेक्शन 4 to 24 इंक्लूसिव। ये हाईलाइट करने वाली पॉइंट है क्योंकि ये बार बार एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, कौन सा सेक्शन इंक्लूसिव है, तो 4 to 24 इसके अंदर इंक्लूसिव है। एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, कोई भी सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है, अपील, प्रिफर एन एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड। प्रिस्क्राइब पीरियड इन द सेंस लिमिटेशन में जो भी पीरियड को प्रिस्क्राइब किए गए हैं आर्टिकल्स में, उसके बाद आप जो भी टाइम दिए गए हैं, उस जैसे 3 साल 4 साल कोई भी टाइम दिया गया है, उसके बाद अगर आप आते हो अपना सूट लेके, तो शैल बी डिसमिस, कोर्ट उसको डिसमिस कर देगा। ऑल्दो, इसके बावजूद भी लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस, इसके बावजूद भी आप लिमिटेशन को एज अ डिफेंस काउंट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि मैम ये लिमिटेशन एज अ डिफेंस समझ में नहीं आया, मतलब ये कैसे हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। तो मान लो ए ने कोई केस किया है बी के ऊपर, ठीक है, ए ने कैसे, और इसके पास, ए के पास 3 साल का टाइम था, ओके,
बी के ऊपर सूट फाइल किया, कोर्ट ने सूट को डिसमिस कर दिया। एनी अदर रीजन, कोर्ट को लगा कि ये कोई रेलिवेंट सूट नहीं है, कुछ नॉट रेलिवेंट है या सही नहीं है, या जिस कोर्ट पे ये डाले गए उसका कॉस्ट कम है। अब ए ने 10 रुपए के लिए सूट फाइल किया तो कोर्ट ने लिया नहीं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो 3 साल के अंदर आपको केस लेना पड़ेगा। आप कोर्ट को ये नहीं बोल सकते, एज अ डिफेंस उसको यूज नहीं कर सकते। हालांकि लिमिटेशन है, आप टाइम पीरियड के अंदर आओ और टाइम पीरियड के बाद जाते हो तो आपका केस डिसमिस कर दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एज अ डिफेंस इसको यूज करो। आप डिफेंस ऐसा यूज नहीं कर सकते। आप तलवार जैसा यूज करो ना, अगेंस्ट में यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक ए के पास लिमिटेड टाइम था 3 साल का, लेकिन वो चौथे साल में सूट फाइल करता है बी के ऊपर, अगेंस्ट में यूज कर सकता है। बी बोल सकता है कि आप चौथे साल में आ रहे हो, आपके पास 3 साल का टाइम था, ये कर सकता है। इट्स परफेक्टली यूज। ठीक, नाउ फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पर्पस के लिए एक सूट को कब हम मानेंगे कि इंस्टीट्यूट हो गया, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि सूट को इंस्टीट्यूट करना है इतने टाइम पीरियड के अंदर, तो कब हम मान लेंगे कि एक सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है? इन ऑर्डिनरी केस व्हेन द प्लांट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। एक सूट है, ठीक है, वो एक प्रॉपर ऑफिसर के पास आपने प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद आपकी डेट जब भी मिले, जिस डेट को आपने प्रेजेंट किया वो डेट को हम आप मान लेंगे कि आपने सूट प्रेजेंट कर दिया, आपका सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है। जस्ट सपोज आपके पास लिमिटेशन पीरियड लास्ट टाइम था 20 मार्च, ठीक है, आपने 19 मार्च को अपना जो सूट का है प्लेंट है आपने प्रेजेंट कर दिया प्रॉपर ऑफिसर को, तो आपका सूट इंस्टीट्यूट हो गया। अब प्रॉपर ऑफिसर ने आपको फेदर डेट दिया 25 मार्च की कि चलो आपकी सुनवाई 25 मार्च से स्टार्ट होगी, तो सुनवाई स्टार्ट होने दो ना। ये नहीं बोल सकते कि 25 मार्च थोड़ी आपकी लास्ट डेट, आपकी लास्ट डेट तो 20 मार्च थी, तो आपको 20 मार्च के अंदर तो आपकी सुनवाई स्टार्ट करवानी थी। नहीं, आपने 19 मार्च को स्टार्ट कर दिया, ये मान लेंगे, क्योंकि आपने सूट फाइल कर दिया है, प्लांट प्रेजेंट कर दिया है, इट्स मीन आपका सूट इंस्टीट्यूट हो गया है लिमिटेड टाइम के अंदर। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट बोलता है, इन केस ऑफ अ प्रॉपर मतलब क्या होता है? प्रॉपर मतलब ये होता है कि कोई गरीब व्यक्ति है, पुअर है, जो कोर्ट फीस वगैरह पे नहीं कर सकता, तो उसके केस में अगर व्हेन ही एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज अ प्रॉपर इज मेड, अब वो सूट फाइल नहीं कर सकता बिजनेस बिकॉज ऑफ कि उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है, तो वो क्या करता है, एक एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट को कि सर मैं प्रॉपर हूँ, आप मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरा केस देखिए। तो जिस दिन वो एप्लीकेशन लगा रहा है उस दिन तो सूट फाइल नहीं हो रही है ना। ये अब इसके पास भी मान लो लास्ट डेट था 20 मार्च का, सेम इसने 19 मार्च को एप्लीकेशन लगाई। अब कोर्ट इसका एप्लीकेशन देखेगा, एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ये कोर्ट के ऊपर है। तो कोर्ट ने इसका जवाब 28 मार्च को दिया, मान लो 28 मार्च को कोर्ट ने बोला कि ठीक है आप एज अ प्रॉपर चला सकते हो। अब 28 मार्च को आया, तब ये सूट फाइल करते करते उसको 2-3 दिन लगा, 30 मार्च को इसने अपना सूट फाइल किया। तो हम ये नहीं बोलेंगे आप बार ऑफ लिमिट, आपने तो सूट फाइल 30 मार्च को किया भाई, नहीं, इसने एप्लीकेशन लगाई थी ना और टाइम के अंदर लगा दी थी। तो अगर ये टाइम के अंदर अपने एप्लीकेशन लगा रहा है तो हम मान लेंगे इसने अपना सूट इंस्टीट्यूट कर दिया था। अब मान लो यहाँ पे कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं आप ज़्यादा गरीब नहीं हो, आप कर सकते हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी भी खराब नहीं है, तो आपको एज अ प्रॉपर आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट हो गया तो फिर भी तो इसको सूट फाइल करनी है, इसने सूट फाइल किया, रिजेक्ट इसको कर दिया गया 28 मार्च को, इसने सूट फाइल की 30 मार्च को। तो हम ये नहीं बोलेंगे आपका तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया भाई, हम तो ये नहीं लेंगे, नहीं, एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो डजेंट मैटर, ये जिस दिन एप्लीकेशन लगा रहा है उस दिन ही हम मान, अगर ये लिमिटेशन पीरियड के अंदर लगा रहा है तो हम मान लेंगे इसने सूट इंस्टीट्यूट किया है विद अ लिमिटेड टाइम, जो उसको पीरियड दिया गया ये बार नहीं है लिमिटेशन पीरियड से। ठीक, अब यहाँ पे आता है इन केस द क्लेम अगेंस्ट द कंपनी विच इज बीइंग विंड अप बाय अ कोर्ट
When the claimant first send his claim to the official liquidator. बहुत सारी कंपनियां होती है ना, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे एक्स कंपनी है तो इसे कुछ लोग जुड़े हुए हैं। अब ये कंपनी विंड अप होने वाली है, खत्म होने वाली है। तो अब जब ये कंपनी खत्म होने वाली है तो यहाँ पे इनका तो शेयर्स होगा ना, तो ये लोग क्या करेंगे, अपना जो क्लेम है, क्योंकि इस कंपनी से ये लोग अपना क्लेम मांगेंगे कि हमारे पैसे शेयर्स दे दो भाई, तो ये लोग अपना क्लेम मांगने के लिए अपना क्लेम फर्स्ट सेंड किसको करेंगे, ऑफिशियल लिक्विडेटर को। तो जिस दिन इन्होंने ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपना क्लेम सेंड किया, हम मान लेंगे इन्होंने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया है। एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम shall be treated as a separate suit and shall be deemed to have been instituted। पहले हमें ये जानना होगा कि काउंटर क्लेम और सेटअप क्या होता है। हमारे लिमिटेशन में सेटअप और काउंटर क्लेम को अलग अलग सूट माना गया है। सेटअप का अपना अलग सूट है तो काउंटर क्लेम, ये दोनों को मिक्स नहीं किया गया, लेकिन है क्या, तो ये सीपीसी में इसके प्रोविजंस दिए गए हैं सेटअप और काउंटर क्लेम के। सेटअप एज अ स्टैट्यूटरी डिफेंस, जनरली सेटअप जो है ना वो एज अ स्टैट्यूटरी डिफेंस है। सेटअप एज अ स्टैट्यूटरी डिफेंस टू द प्लेंटिफ सेक्शन। प्लेंटिफ के एक्शन का स्टैट्यूटरी डिफेंस कहते हैं, और काउंटर क्लेम इज अ सब्सटेंशियली क्रॉस एक्शन, ये क्रॉस एक्शन है, एंड डज नॉट अफोर्ड एनी डिफेंस टू द प्लेंटिफ्स क्लेम। सेटअप, डॉक्ट्रिन ऑफ सेटअप डिफाइंड इन द रूल 6 ऑर्डर 8। अच्छा, ये रूल 6 ऑर्डर 8 कहाँ पे है, सीपीसी के अंदर। रूल 6 ऑर्डर 8, सेटअप मीन्स अ क्लेम सेटअप अगेंस्ट अनदर। एक क्लेम कर रहे हो आप किसी और के ऊपर, इफ देयर इज एन सिचुएशन वेयर अ प्लेंटिफ फाइल्स अ सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। ये जनरली सेटअप क्या होता है ना, मनी ट्रांजेक्शन के लिए ही होता है, but the same time defendant also have a some debt on the plaintiff, so here the plaintiff may claim for a setup of amount, it is a cross claim between the parties suit regarding the recovery of money। मान लो ये एक्स बंदा है, इसने ए को 5,000 रुपए दिए हुए थे, ठीक। कुछ सालों बाद ए ने एक्स को 10,000 रुपए धार पे दे दिए, अभी एक्स लौटा नहीं रहा है, तो ए ने क्या किया, एक्स के ऊपर सूट फाइल किया कि भाई मेरे 10,000 रुपए तू वापस दे। अब यहाँ पे जब ए ने सूट फाइल किया एक्स के ऊपर, तो एक्स बोलता है कि 10,000 रुपए तो ठीक है, पहले ये बताओ मेरे 5,000 रुपए किधर गए। सूट के दौरान वो कह रहा है कि कोर्ट को कि सर मैंने भी तो उसको 5,000 रुपए दिए थे ना। तो कोर्ट क्या करेगा, सेट ऑफ कर देगा। कोर्ट बोलेगा अच्छा ठीक है, एक्स ने ए को 5,000 रुपए दिए थे और ए ने सूट फाइल किए 10,000 रुपए के लिए, तो ए तुम एक काम करो, तुम एक्स से 5,000 रुपए ही लो, बाकी का जो 5,000 है वो सेटअप हो गया। तो यही सेटअप है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी है, आप लोग पढ़ सकते हो। सेटअप मस्ट बी स्पेसिफिक अमाउंट और मस्ट अराइज फ्रॉम द सेम ट्रांजेक्शन। देखो सेम ट्रांजेक्शन के ऊपर ये बेस करता है और स्पेसिफिक अमाउंट को लेके ये डील करता है। ये मॉनेटरी एक्शंस ही होते हैं। ए फाइल्स अ सूट क्लेम द 20,000 रुपीज फ्रॉम बी। ए ने सूट फाइल किया बी के ऊपर कि आप मेरे 20,000 रुपए नहीं दिए हो, दो। बी स्टेट हिज रिटर्न स्टेटमेंट डेट। अब बी ने, बी को तो रिप्लाई करना है ना, उसने रिटर्न स्टेटमेंट में क्या दिया, डिक्री पास अगेंस्ट ए, एंड ए डिड नॉट गिव द 15,000 रुपीज टू बी, सो हेयर कोर्ट सेट अप द केस। उसने बोला, ए ने, बी ने यहाँ पे लिए पैसे, तो बी ने बोला कि ठीक है, वो सारे तो 20,000 रुपए की बात आप कर रहे हो, वो तो ठीक बात है, बट आपने मेरे से जो 15,000 रुपए लिए थे ना, वो किधर गए। तो कोर्ट कहता है कि ठीक है, ए को कि भाई तुम्हारे 20,000 रुपए बकाया है ना, और 15,000 रुपए तुम्हें ऑलरेडी बी को देने हैं, तो तुम एक काम करो, सेटअप कर लो, 20 से 15 माइनस कर लो, कितने बचे, 5,000 रुपए।
5,000 रुपए ले लो बी से, बी के भी पैसे शोध हो गए, तुम्हारे भी हो गए। तो दिस इज अ सेट ऑफ। अब काउंटर क्लेम क्या होता है? काउंटर क्लेम कि ए ने बी पे कोई क्लेम किया है तो बी उल्टा उस पे भी क्लेम कर सकता है अगर उसने इसके डिफॉल्ट पे। अगर मान लो मैं क्लेम करती हूँ आप लोग पे कि आपके मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आए, मैंने मैंने तुम लोग को बताया सारी चीजें, तुमने पढ़ा, तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आए, मैंने तुम लोग को एक डांट लगाई, तो तुम लोग उल्टा क्लेम कर सकते हो कि मैम आपने तो पढ़ाया ही अच्छा नहीं था, हम आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो क्रॉस मुझे कर रहे हो ना, इसे ही कहते हैं काउंटर क्लेम। अब देखो, काउंटर क्लेम मीन्स अ क्लेम मेड बाय द डिफेंडेंट इन अ सूट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। काउंटर क्लेम प्लेंटिफ के अगेंस्ट में डिफेंडेंट कर सकता है, प्लेंटिफ के अगेंस्ट में। कैसे? जैसे कि मैंने तुम लोग को डांट लगाई तो मैं तो प्लेंटिफ हो गई ना, तुम लोग डिफेंडेंट थे। मैं तुम लोग को बोल रही हूँ कि यार तुमने आरजेएस में अच्छे मार्क्स नहीं लाए, प्री भी क्लियर नहीं किया, तो इसका आप लोग क्या कर, आप लोग डिफेंडेंट, आप लोग मेरे पे क्लेम कर सकते हो मैम आपने पढ़ाया ही अच्छा नहीं, तो मैं क्या करूँ? इट इज अ क्लेम इंडिपेंडेंट एंड द सेपरेट फ्रॉम द क्लेम। और आपका सेपरेट क्लेम है ना, मार्क्स अच्छे नहीं आए वो एक अलग क्लेम था, और मैंने नहीं पढ़ाया अच्छा, मैंने कंटेंट नहीं दिया, वो अलग क्लेम था। या आप इतना डांटते हो, इतना प्रेशर बना दिए जो हम पढ़ नहीं पाए, सेपरेट क्लेम है। सेम ट्रांजेक्शन तो कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे। मैं थोड़ी आपको प्रॉमिस की थी कि मैं जाके आपका एग्जाम दिलवाऊंगी, मैं पढ़ा रही थी वो अलग चीज था, आपने एग्जाम में लिखा या एमसीक्यू सॉल्व किया वो अलग चीज है। It is a cause of action against the plaintiff, but in favor of defendant. It is a treated as a plaint of the defendant against the plaintiff. सेम चीज। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ पे है कि एक बैंक है जिसने अपने कस्टमर को बोला कि आप अनपेड डेब्ट हो, आपका पैसा आपने पेमेंट नहीं किया है, डेब्ट आपका पेमेंट नहीं है, तो कस्टमर क्लेम करता है बैंक के ऊपर उल्टा कि आपने तो फ्रॉड किया है प्रोक्यूरिंग द डेब्ट। मान लो मुझे ईएमआई पे करनी है, अब ये देख लो ज्योति मैम को आपको ईएमआई पे करनी थी, किसको? बैंक ऑफ बड़ौदा को। इन्होंने इनसे बोला था कि 12 ईएमआई मैं पेमेंट करूंगी, मैंने टोटल 12 ईएमआई पेमेंट कर दी। अब इन्होंने क्या किया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 13 ईएमआई की मेरे को मैसेज कर दिया, अब मैंने वो पेमेंट नहीं की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया, मेरे पे केस फाइल किया कि ज्योति आपने तो 13वीं ईएमआई पे नहीं की। तो मैं क्या कर सकती हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा को उल्टा मैं काउंटर क्लेम कर सकती हूँ, एक्सक्यूज मी सर, आप तो 12 महीने की ईएमआई की बात हुई थी हमसे, आपने तो डिफरॉड करके 1 महीने की एक्स्ट्रा बढ़ा दी। तो इसे ही काउंटर क्लेम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया। अब हम लोग आते हैं अपने फिर से सेक्शंस के ऊपर। हमारे लिमिटेशन में काउंटर क्लेम, हम कोई भी काउंटर क्लेम कर रहे हैं या सेटअप कर रहे हैं, शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट। इन दोनों को हम अलग अलग मानते हैं, पहली बात, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको पता चले, ये मॉनेटरी के ऊपर बेस है, ये क्रॉस मतलब क्रॉस केस के ऊपर, आपके क्रॉस मैटर को आप क्रॉस कर रहे हो किसी के। शैल बी डीम टू बी इंस्टीट्यूटेड, और इसको कब इंस्टीट्यूट मान लिया, क्योंकि इनका भी तो एक टाइम लिमिट होगा ना। अब मान लो मैंने आप पे केस किया कि आपने मेरे 5,000 रुपये अभी तक दिए नहीं है, तो आप लोग थोड़ी क्लेम करोगे मेरे दादा के दादा के दादा ने आपके फैमिली को ना 10,000 रुपए दे रखे थे, ऐसा थोड़ी करोगे। ये वाला तो सेटअप थोड़ी होगा, क्योंकि वो बहुत पीरियड ही गया। इन केस द सेटअप ऑन अ सेम डेट एज अ सूट इन विच द सेटअप इज अ प्लीडेड। सेटअप उस दिन ही मान लिया गया जिस दिन आप ट्रायल के बीच में आप ये बात रेस कर रहे हो कि मेरे 5,000 रुपए तो बाकी थे, तो उस दिन सेटअप मान लिया जाएगा, और उस दिन काउंट कर लिया जाएगा कि आप लिमिटेशन के अंदर आप सेटअप मांग रहे हो या उससे बाद में मांग रहे हो। इन केस अ काउंटर क्लेम ऑन अ डेट इन विच द काउंटर क्लेम इज मेड टू द कोर्ट। सेम चीज कि काउंटर क्लेम जिस दिन आप काउंटर क्लेम क्रॉस कर रहे हो, जैसे कि मान लो मैंने आपको पढ़ाया था 2000 में, मान लो आप लोग थोड़ा सा एजेड हो गए और 2000 में आप लोग को मैंने पढ़ाया था, उस टाइम मेरी क्वालिटी हो सकती है अच्छी नहीं हो, मैं खुद बच्ची थी, मैंने ठीक से ना पढ़ाया हो, और 2023 के आरजेस में प्री का जो पेपर है वो आपने खराब कर दिया, मैंने आपको डांट लगाई। तो जब मैं डांट लगा रही हूँ उस टाइम आप अपना काउंटर क्लेम रेस कर रहे हो, तो उस डेट को 2003 को ही माना जाएगा कि आप अपना काउंटर क्लेम रेस कर रहे हो। तो एक बात बताओ, आप ये बोलो कि 2000 में आपने जो पढ़ाया था ना, आपने अच्छा नहीं पढ़ाया,
इसलिए हम 2003 में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाए। कोई बात, मतलब कोई इसका सेंस बनता है? नहीं बनता, क्योंकि लिमिटेशन के बाहर है। और हम मानेंगे थोड़ी कि आप 2000 का क्वेश्चन जो है तो 2023 में रेस कर रहे हो, थोड़ी मानेंगे, क्योंकि 2023 में आपने अगर काउंटर क्लेम किया है मेरे को, अगर 2023 में क्रॉस किया है मेरे डांट को, तो हम मानेंगे आपका काउंटर क्लेम 2023 में ही हुआ है। ठीक। सी यहाँ पे बोलता है, लास्ट पॉइंट है, एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन अ हाई कोर्ट इज मेड व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कोर्ट। यहाँ पे ये बोलता है एप्लीकेशन ऑफ बाय नोटिस ऑफ मोशन, जो हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं नोटिस ऑफ मोशन जो हाई कोर्ट का आता है, मेड व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड, वो नोटिस ऑफ मोशन अपील वगैरह के लिए जो हम लोग एक एप्लीकेशन डालते हैं, प्रॉपर ऑफिसर को जिस दिन हमने डाल दिया, हम मान लेते हैं कि एप्लीकेशन चला गया, अपील के लिए हमने फाइल कर दी। ओके। अच्छा, सेक्शन 3 में इसके साथ साथ कुछ भी और भी पॉइंटर्स है जो हमें ऐड करने होंगे, जो आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा। सेक्शन 151 सीपीसी नॉट अफेक्टेड ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेशन को अफेक्ट नहीं करता। ठीक। सेक्शन 3 जो है ना, सेक्शन 3 डॉट एक सेंटेंस के ऊपर बेस्ड है, जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट डज नॉट द राइट। रेमेडी को बार करता है बट राइट नहीं करता है। इसके दो एक्सेप्शंस भी हैं। पहला एक्सेप्शन इसका सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट ही है, और दूसरा इसका एक्सेप्शन है सेक्शन 60 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये कैसे है? देखो, जनरली क्या होता है कि अगर आप टाइम पीरियड के बाद आते हो तो कोर्ट क्या बोलेगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 भाई आप बाहर हो, है ना। लेकिन आपका राइट तो नहीं जाता है, आप किसी से पैसे मांगने का आपका राइट थोड़ी जा रहा है, आप कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते, बट पैसे मांगने का राइट नहीं जा रहा है, तो आपका जो राइट नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 25 क्या है ना, एक्विजिशन की बात करता है। तो अगर मान लो एक पैसेज है, ठीक है, ये रास्ता है, ये रास्ता ए का है, लेकिन इसको बी भी यूज कर रहा है, और बी यूज करते टाइम आ गया तो उसको एक्विजिशन का राइट आके ये रास्ता वो यूज कर सकता है। अब मान लो यहाँ पे टाइम पीरियड तो बार हो गया, ए इसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता आप, क्योंकि वो टाइम पीरियड के बाहर है। और बी मान लो इस रास्ते से जा रहा है, आप तो बोल रहे हो कि टाइम पीरियड तो बाहर है, चलो कोई नहीं, हमारे पास राइट तो है, बी जब भी जाएगा मैं यहाँ पे एक दीवार खड़ा कर दूंगा या गेट खड़ा कर दूंगा, या मैं खुद ही खड़ा हो जाऊंगा कि बी तुम यहाँ से नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आपका राइट भी चला जाता है। जनरली ऐसा लिमिटेशन में होता नहीं कि कहीं पे आपका रेमेडी गया तो राइट भी गया, बट एक्सेप्शनली जा सकता है, आपका राइट जा सकता है। ठीक है। और बार्स ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेशन बार होने के बाद भी आप किसी से अपना पैसा इंक्लूड कर सकते हो, वो सेक्शन 60 की बात करता है। सेक्शन 60 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ देख लो, मान लो ये ए पर्सन है, ठीक है, इसने बी को कुछ पैसे दिए थे, पहला पैसा 10,000 दिया था इसने, ये पैसा इसने दिया था 2015 में। ठीक। उसके बाद ए ने इसको कुछ और पैसे दिए, जो पैसे दिए थे 2020 में, कुछ और पैसे, इसको 50,000 रुपए दिए 2015 में। अब यहाँ पे सिचुएशन आती है 2023 की, डिमांड करने के बाद बी ने क्या किए, ए को 5,000 रुपए दिए रिटर्न 2023 में। तो जनरली ये देखो, ये जो 10,000 रुपीज है ना, 2015, तो 3 साल का टाइम होता है हमें रिटर्न बैक लेने के लिए कोर्ट से, तो 2015
2016, 17, 18, 19 तक का टाइम था। 16, 17, 18, सॉरी 18 तक का टाइम था हमारे पास। तो अब 19, 23 में तो हमारे पास टाइम नहीं है ना, हम तो बाहर हो गए हैं। ए बी के ऊपर 10,000 के लिए तो फाइल नहीं कर सकता जो 2015 में उसने दिए थे। इसके लिए कर सकता है, इसका अभी टाइम है। 2020 के दिसंबर में इसने इसको मान लो पैसे दिए दिसंबर में, तो इसके पास तो अभी टाइम है दिसंबर 2023 के दिसंबर तक। लेकिन बी ने जब उसको 5,000 रुपए दिए ना, तो ये नहीं बताया कि मैंने 2020 वाले पैसे दिए हैं या 2015 वाले पैसे दिए हैं। तो ए के पास ना एक कॉपी है या उसके कोई खाता है, उसने क्या किया ना, ये जो 5,000 है ना उसने इसमें ऐड कर दिया जो बार था। ये चीज वो कर सकता है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। बार होने के बावजूद भी इसने जो इसको पैसे 5,000 रुपए दिए और इसने मेंशन नहीं किया कि कौन से ईयर वाले वो मैं दे रहा है, तो ये अपने बार वाले जो टाइम है उसमें ये ऐड कर सकता है ए। तो यही दो एक्सेप्शन थे इसके। और ये जो सेक्शन 3 है ना, सेक्शन 3 को हम जुरिडिक्शनल प्रोविजंस कहते हैं। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 4, एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज। ये छोटा सा प्रोविजन है। मान लो लिमिटेशन पीरियड्स आपकी दी हुई है और आप सोच रहे हो कि ठीक है ना हमारे पास टाइम है, लास्ट डेट जो आपकी है वो डेट के दिन कोर्ट बंद हो गया, तब क्या करोगे? जस्ट सपोज आपके पास टाइम है 1 अप्रैल तक, आपके पास टाइम है। आपने सोचा ठीक है हम 1 अप्रैल को जाएंगे, हमारे पास जो टाइम है उस दिन प्लान प्रॉपर ऑफिसर को सबमिट कर देंगे। जैसा कि सेक्शन 3 में हमने पढ़ा था, प्रॉपर ऑफिसर को सबमिट करते तो हमारा सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है, और 1 अप्रैल तक टाइम, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब 1 अप्रैल को ही ना कोर्ट बंद हो गया, आप पहुंचे, आपको पता चला सरप्राइज कोर्ट तो बंद हो गया, क्या करोगे? तो हमारा सेक्शन 4 बोलता है कि अगर जिस डेट को आपको टाइम है आपको सूट फाइल करने का, उस डेट पे अगर कोर्ट क्लोज होता है तो आप ठीक उसके नेक्स्ट टाइम को आपको टाइम मिल जाता है, जब भी कोर्ट रीओपन हो नेक्स्ट डे को आप उस दिन सूट अपना फाइल कर सकते हैं। 1 अप्रैल का टाइम था, कोर्ट बंद है, अब मान लो कोर्ट खुल रही 2 अप्रैल को, आप 2 अप्रैल को फाइल कर लो अपना केस, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो एक और सिनेरियो आता है, 1 अप्रैल को जो कोर्ट था ना वो 2 बजे तक खुला था, 2 बजे बाद पता चला किसी जज की डेथ हो गई या किसी एडवोकेट या किसी की कुछ ऑल ऑफ सडन डेथ हुई, तो कोर्ट पेन डाउन हो गया। पेन डाउन का मतलब तो पता है ना, कोर्ट बंद हो गया, कोर्ट की काम बंद हो गई। तो 2 बजे के बाद बंद हुई है कोर्ट, आधे टाइम तो खुली थी, तो कोर्ट आपसे ये क्वेश्चन नहीं करेगा आधे टाइम तो खुली थी आप 2 बजे तक क्यों नहीं आए, नहीं कर सकता। अगर दिन के आधे दिन भी नॉर्मल वर्किंग डेज पे अगर कोर्ट आधे दिन भी खुला हो या आधे दिन में बंद हुआ, उसे हम पूरा दिन का क्लोज मानते हैं, और हमें सेक्शन 4 का बेनिफिट मिल जाता है कि जब भी कोर्ट नेक्स्ट टाइम पे खुले उस दिन हम अपना एप्लीकेशन, अपील या सूट फाइल कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं प्रोविजन, देखो वेयर द अच्छा एक्सपायरी ऑफ द प्रेस्क्राइब पीरियड व्हेन द कोर्ट इज क्लोज, कोर्ट कब क्लोज होता है, एक्सपायरी पीरियड कब होगी? वेयर द प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ सूट अपील एप्लीकेशन एक्सपायर ऑन अ डे, एक्सपायर हो रहा है उस डेट पे जब व्हेन द कोर्ट इज क्लोज, जब कोर्ट बंद था, द सूट अपील एप्लीकेशन में बी इंस्टीट्यूटेड, तो जो सूट अपील एंड एप्लीकेशन है इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, प्रिफर कर सकते हैं मेड ऑन अ डे, उस दिन को, व्हेन द कोर्ट इज रीओपन, उस डेट को करेंगे जिस दिन कोर्ट रीओपन होगी।
Explanation: a court shall be deemed to be closed on a day within the meaning of section if during the part of its normal working hours is remain closed on that day. मैंने बोला ना हाफ टाइम अगर बंद हो रही है तो उसे भी मान लेंगे। अच्छा, ये जो है ना, ये एक मैगजीन के ऊपर बेस्ड है। ये मैगजीन में यहाँ पे आपको मेंशन करवा देती हूँ। लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया। लेक्स नॉन कॉजिट एड ये मैगजीन के ऊपर बेस है। अब इस मैगजीन का मतलब क्या होता है? इस मैगजीन का मतलब ये होता है, द लॉ डज नॉट कंपेल अ मैन द लॉ डज नॉट कंपेल अ मैन टू डू that which he can't possibly perform. लॉ कभी भी किसी भी पर्सन को उसके लिए बाध्य नहीं करता है जो उसके लिए इम्पॉसिबल हो करना। ये मैगजीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट का भी एक सेक्शन ऐड होता है। द सेक्शन इज 56, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आप मैजिक का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते ना, कभी मैं मैजिक से ट्रेजर निकाल सकता हूँ, मैं मैजिक से खजाना निकाल दूंगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है क्योंकि इम्पॉसिबल है किसी को करना। सेम वैसे ही सेक्शन 4 की बात करते हैं। अब मान लो कोर्ट बंद ही है तो कोई क्या कर सकता है? आप तो कोर्ट बंद हो तो आप तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपके हाथ में नहीं है ना, इसीलिए लॉ आपको कंपेल नहीं करता है। इसके साथ एक और मैगजीन है, एक्टस क्यूरी नेविनम ग्रेवी बिट। इसका मतलब क्या होता है? एन एक्ट ऑफ अ कोर्ट शैल प्रिजुडिक्स नो मैन। एन एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रिजुडिक्स नो मैन। मतलब कोर्ट का ऐसा कोई एक्ट ऐसा ना हो कि किसी भी पर्सन को प्रेजुडिस मतलब पक्षपात हो किसी पर्सन के साथ। सबको प्रॉपर और एक्यूरेट जस्टिस मिलना चाहिए। इसलिए सेक्शन 4 में ये दो मैगजीम्स को आपको मेंशन करने होंगे। जब भी आप सेक्शन 4 का मेंस आंसर राइटिंग लिखोगे, ये दो मैगजीम से स्टार्ट करने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और ये जो भी पीडीएफ्स है आपको मिल जाएंगे। हैव अ गुड डे।